जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। बीती रात जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों ने घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया और इस हमले में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। और आतंकियों से लोहा लेते हुए जो जवान शहीद हुए उनके नाम कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय है। हमारे देश के ये बहादुर जवान सोमवार शाम को आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही उत्तर डोडा पहुंचे थे, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया और हमारे ये वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। बताया जा रहा है कि ये जो ढोक हैं, ये जो घर हैं, इसी के पीछे लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर और लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, क्योंकि आतंकियों में इतना दम नहीं है कि वो सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। इसलिए आतंकी अब गोरेला वॉर जैसी रणनीति अपना रहे हैं और इस रणनीति के तहत आतंकी जंगल और पहाड़ियों में छुपकर जवानों का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उनकी तलाश करते हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं, आतंकी चारों तरफ से घेरकर गोलियां बरसा देते हैं। इसके बाद वो फिर जंगल में भाग जाते हैं और इसीलिए इन आतंकवादियों को घने जंगल में ढूंढना और उनका सफाया करना सुरक्षा बलों के जवानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पहाड़ी के पीछे जो इलाका पड़ता है, गादी पूरा जंगल का इलाका है और इसी के पीछे अनंतनाग यानी कि साउथ कश्मीर टच होता है और ऐसे में लगातार आतंकी इस रूट का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर और उसके बाद साउथ ऑफ पीर पंजाल जो इस इलाके को कहा जाता है वहां पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गतिविधि यहाँ पर कर सके। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद सेना को फ्री हैंड दे दिया है। जवानों से साफ तौर पर कहा गया है कि वो जहां भी संदिग्ध गतिविधि देखें तुरंत एक्शन लें। वहीं डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन करके सेना प्रमुख से कहा कि आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर के कोई ढिलाई न बरती जाए। वहीं आतंकियों और उनके पनाहगारों को चुन चुन कर मारने का फ्री हैंड मिलते ही सेना ने भी धावा बोल दिया। सेना ने अपने खतरनाक हथियार और विमान मैदान में उतार दिए। देखिए, चॉपर की मदद जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। पूरे इलाके को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। 2 ग्रुप्स में आतंकी बताए जा रहे हैं जिनकी संख्या 2 से लेकर 3 एक ग्रुप में टोटल 6 आतंकी जो हैं वो इस इलाके में एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब आतंकियों की तलाश में डोडा के जंगलों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, क्योंकि आतंकी इसी जंगल में छिपे बैठे हैं। वहीं डोडा डिवीजन में 34 दिनों के भीतर ये 5वां आतंकी हमला है। पहला एनकाउंटर 11 जून रात 1 बजे हुआ था। आतंकियों ने 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। दूसरा एनकाउंटर इसके अगले दिन 12 जून को रात 8 बजे हुआ था। डोडा के गंडोह में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए थे। तीसरा एनकाउंटर 26 जून को सुबह करीब 10 बजे हुआ था और गंडोह इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। चौथा एनकाउंटर इसी महीने 9 जुलाई को शाम करीब 5 बजे हुआ, लेकिन किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं मिली। अब 15 जुलाई को यानी कल आतंकियों ने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया और छिपकर हमला करके हमारे 4 वीर जवानों को शहीद कर दिया। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू रीजन में जिस तेजी से आतंकी हमले बढ़े हैं, उससे पूरे देश में गुस्सा है। जैसे ही 4 जवानों की शहादत की खबर सामने आई, विपक्ष पार्टी के नेताओं ने सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। और आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत की खबर मिलते ही राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। चूंकि 78 दिन के भीतर ये 11वां बड़ा आतंकी हमला है, इसीलिए सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी नहीं बचेगा। हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं।
वहीं इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेकर रहेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि हम आतंकवादियों के सभी मंसूबों को मिट्टी में मिला देंगे और आतंकियों की मदद करने वाले उनके आकाओं और उनके सहयोगियों को भी नहीं छोड़ेंगे और हिंदुस्तान की फौज उनका काम तमाम कर देगी। पूरा देश आज बदले की आग में जल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इन आतंकियों से बदला कैसे लिया जाएगा, क्योंकि आतंकी तो घने जंगलों में छिपे हैं और उनके आका बॉर्डर पार पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में छिपे बैठे हैं। चूंकि बॉर्डर पार करके आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने एक ऐसा प्लान बताया है जिससे ना तो आतंकी बचेंगे और ना ही उनके आका। सबसे अच्छा यही है कि हमें जो है पाकिस्तान के लिए जो पंजाब की साइड से है, वहाँ से इनके जितने ये इनके जो बने हुए हैं, चाहे इनके आउटपोस्ट हैं जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराने की कोशिश कर रहे हैं या इनके कैंप्स वगैरह जो भी है, वहाँ उसको उड़ा देना चाहिए सारा। और फिर आप देखिए कैसे नहीं पाकिस्तान मानेगा इसको। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास आतंकियों के लॉन्च पैड को फिर से एक्टिव कर दिया गया है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ करा रही है। वहीं डोडा के घने जंगलों में जी न्यूज की टीम ने आतंकियों के एक ऐसे अड्डे का खुलासा किया जिसकी आड़ में छिपकर आतंकी भारतीय सेना को निशाना बनाते हैं। और जब आतंकी इन अड्डों पर छिपे होते हैं तो उन्हें मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। अगर मैं चाहूं तो यही एक प्राकृतिक गुफा, पत्थर बड़े बड़े और आसानी से मैं किसी भी इस तरह के हाइडआउट में जाकर छुप सकता हूं। जैसे आतंकी जो हैं वो मदद करते हैं एक दूसरे की और अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि हाइडआउट में छुपा जाए। और यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। इन जंगलों में जगह जगह ऐसी गुफाएं और बड़े बड़े पत्थर हैं जो आतंकियों को छिपने में और घात लगाकर हमला करने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आतंकियों का फोकस कश्मीर छोड़कर अब जम्मू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप है जो राजौरी, पुंछ, कठुआ और डोडा के अलग अलग इलाकों में सक्रिय है। बताया ये जा रहा है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। वहीं जम्मू में काफी भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे में आतंकियों की पहचान करना काफी मुश्किल होता है। वहीं जम्मू का डोडा एक पहाड़ी इलाका है और इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है, इसीलिए आतंकी यहां आसानी से छिप भी सकते हैं। वहीं ये भी खबर है कि आतंकी ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां चाहते हैं और इसीलिए वो जम्मू में आकर हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक कर रहे हैं। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भीड़ में बीच भड़काऊ भाषण देने मामले में आज एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस केस के 6 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। और भड़काऊ भाषण मामले में एडीजे कोर्ट ने जिन 6 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें खादिम गौहर चिश्ती भी शामिल हैं। जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर आरोपियों ने सरतन से जुदा के नारे लगाने के मामले में खादिम गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसका 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे, जिस पर एडीजे ने आज फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। पुलिस ने जो ट्रायल चलाई थी उसको न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पर्याप्त नहीं माना और इनको दोष मुक्त करा गया। भड़काऊ भाषण के 6 आरोपियों की रिहाई के बाद सरकारी वकील पूरा फैसला आने के बाद एडीजे कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है मैं उसकी अच्छी तरह स्टडी करूंगा और मैं हाईकोर्ट में इसकी अपील करूंगा। यूपी के बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। तौकीर रजा ने 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें इस्लाम कबूल कराने और फिर उनका निकाह करवाने का ऐलान किया है। और इसके लिए मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन को बाकायदा चिट्ठी लिखकर सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम की इजाजत भी मांगी है। तौकीर रजा ने कहा कि उनके पास से ऐसे 23 लड़के लड़कियों की डिटेल है जो इस्लाम अपनाकर निकाह करना चाहते हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक।
मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद पुलिस ने बिना परमिशन ऐसे आयोजन कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान का विरोध करते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया तो बीजेपी और वीएचपी भड़क गई और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मौलाना तौकीर रजा पर हमला बोल दिया। मौलाना तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन करवाने वाले ऐलान पर गिरिराज सिंह ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा नहीं ली जाए। गिरिराज सिंह ने मौलाना तौकीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें इन पर केस होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने बिहार के नवादा में मुहर्रम से पहले जुलूस में कथित फिलिस्तीन झंडा लहराने को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। हरिद्वार के मंगलौर में कांग्रेस विधायक की रैली में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान हुड़दंगियों ने पत्थरबाजी भी की जिसमें कई लोग घायल हो गए। और कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक की रैली में हुए इस हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें भारी संख्या में जमा हुई भीड़ जमकर हंगामा करती दिखाई दी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की उपचुनाव में जीत के बाद उनके समर्थक विजय जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान विधायक के समर्थक और विरोधियों में टकराव के बाद बवाल होने लगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस हाथ जोड़ती दिखाई दी। विधायक के विजय जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने स्थानीय लोगों के साथ भी बदसलूकी की और उनकी दुकानों पर पथराव किया जिसके विरोध में लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात हंगामा किया। कांग्रेस विधायक की रैली में हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो की मदद से हुड़दंगियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। और महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यात्रा को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की पेशकश करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। 2 मुस्लिम स्थलों, कुछ गुरुद्वारों और चर्चों को छोड़कर अधिकतर हिंदू स्थल तीर्थ स्थल है। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या यह रेवड़ी नहीं है? जो लोग धार्मिक हैं वो ये तीर्थ यात्राएं खुद कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाए और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है ना तो रेवड़ी बांटी जाती है और रेवड़ी बांटी जा रही है। लाडली बहन अभी याद आई, पहले याद नहीं आई थी। दीजिए, बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, इस स्कीम को लागू रखिए, लोगों को मदद कीजिए। और जहाँ तक ये तीर्थ स्थानों का सवाल है, विजिट सवाल है, इसमें जिसकी जितनी आबादी उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। पिछले साल नूह में हुई हिंसा के बाद इस साल फिर हरियाणा के नूह में माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। इसका खुलासा हुआ है एक नफरती पोस्ट से जो ब्रिजमंडल यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिन पहले की गई। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी फिर से नूह में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की गई और इसका बड़ा हथियार बना सोशल मीडिया।
ताहिर नाम के एक शख्स ने ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की, लेकिन जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, पुलिस ने आरोपी ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमने एक वकील जिनका की फेसबुक यूजर नेम ताहिर देवला के नाम से था और उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ भड़काऊ पोस्ट डाला था, तो नूह पुलिस ने उस चीज का संज्ञान लेते हुए हमने कल उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है। SP मीनाक्षी सिंह ने बताया कि नूह में माहौल न बिगड़े, इसीलिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी ने कुछ भी सोशल मीडिया पर विवाद पोस्ट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करेंगे। पिछले साल हिंसा के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी। साथ ही जिस तरह से हिंसा भड़की उसके पीछे साजिश की थ्योरी दी गई। इतना ही नहीं, पहाड़ों से जिस तरह श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे साफ था कि हिंसा के लिए गैर सामाजिक तत्वों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसे में साफ है कि नूह पुलिस और प्रशासन किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। लिखी जाने वाली पोस्टों को नजरअंदाज करना और उसका खामियाजा पूरे नूह ने भुगता था। इसके बाद अब हरियाणा पुलिस खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रख रही है। किसी भी ऐसी भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत हरकत में आकर FIR दर्ज कर रही है। यूपी के मेरठ में एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हुआ। शादी में DJ बजाने को लेकर दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। मारपीट और पत्थरबाजी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। मारपीट और पथराव की ये घटना रसूलपुर गांव में हुई, जब गांव के एक परिवार में शादी के दौरान देर रात तक DJ बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई लोग गलियों और घरों की छत से पत्थर फेंकते नजर आए। काफी देर तक हुई पत्थरबाजी के बाद गलियों में सड़क पर ईंट और पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। मारपीट और पथराव की इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। DJ बजाने को लेकर के और महिलाओं के डांस को लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसमें दूसरे समुदाय के पक्ष के द्वारा इसमें मारपीट और पथराव की घटना की गई, जिसमें थाना फलौदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने की वजह से इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर इन इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि राज्य के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले से पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है और 2000 घर बुलडोजर कार्रवाई से बच गए हैं। पंतनगर से जैसे ही बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक की खबर आई तो इलाके में जश्न जैसा माहौल बन गया। अपने घरों के सुरक्षित होने की खबर पाकर लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, एक दूसरे को मिठाई बांटी और योगी सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं योगी जी से मिलकर उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं योगी जी से मिलकर उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। कृपया आप हमें बुलाइए। जब से पंतनगर में बुलडोजर चलने की खबर थी, तब से ही इलाके के लोगों ने रजिस्ट्री अपने घरों के बाहर चस्पा कर दी थी और सरकार से बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की थी। योगी सरकार ने प्राइमरी टीचरों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने डिजिटल हाजिरी लगाने का फैसला 2 महीने के लिए टाल दिया है। यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए डिजिटल हाजिरी लगाना अब अनिवार्य नहीं होगा। सरकार की ओर से ये फैसला मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संघ के साथ मुलाकात के बाद लिया है। मुख्य सचिव ने शिक्षकों को भरोसा देते हुए कहा कि इस मामले में एक कमेटी बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार ने ये फैसला इसलिए वापस किया है क्योंकि सरकार को शिक्षकों के रूप में 6 लाख वोटर खिसकने का डर है, क्योंकि यूपी में करीब 6,09,000 प्राइमरी टीचर हैं और सरकार इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि सीएम योगी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर सभी डीएम को आदेश दिया है कि मामले पर एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए। बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इसकी बानगी उस वक्त दिखी जब विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता के घर में ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई।
दरभंगा के इसी मकान में वीआईपी दल के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की जब लाश मिली तो पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। घर में जीतन सहनी का शव शत विशत हालत में पड़ा मिला। जिस तरह से शव मिला उससे यही आशंका है कि हत्या को धारदार हथियार से अंजाम दिया गया था। यही घर है और इसी घर में उनकी हत्या हुई। हत्या लगभग देर रात हुई है और जो हत्यारों ने लगभग उनके ऊपर इतना स्टैब किया, इतनी बार चाकुओं से या जो भी धारदार हथियार से हमला किया कि पूरे उनके पेट के अतरी जो है, आंत जो है वो बाहर आ गई थी। मामला हाई प्रोफाइल भी है क्योंकि मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या क्यों की गई है, अभी इस रहस्य से पर्दा उठ नहीं सका है। लेकिन जिस तरह से राजनीति में रसूख रखने वाले नेता की पिता की हत्या हुई है, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बिहार के दरभंगा में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या ने पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। हत्या की हर एक एंगल से जांच हो रही है ताकि पूरे मामले का खुलासा किया जा सके। मुकेश सहनी के पिता की हत्या क्यों और किसने की, अब इसकी एक एक कड़ी का खुलासा करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो हत्या के पूरे पहलुओं को बारीकी से जांच करेगी। पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि हत्याकांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे, क्योंकि घर में टेबल पर 3 गिलास पानी रखा मिला था और घर के पीछे कागजातों से भरा एक बक्सा फेंका मिला। तो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें कुछ कागज पत्र थे, वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं। मौके पर एफएसएल की टीम भी हत्या की एक एक डिटेल को बारीकी से जांच कर रही है ताकि हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा सके। इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो अपराधी शामिल हैं, उनके अनुसंधान की जा रही है और अनुसंधान के क्रम में जो भी चीज़ सामने आएगी, जो होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर अपना काम कर रही है। सुराग तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। एसटीएफ की एक विशेष टीम भी हत्या के खुलासे और आरोपियों की पहचान करने के लिए अपने मुखबिरों की टीम को एक्टिव कर दिया है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और इसे बिहार में जंगल राज रिटर्न बता रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या के विरोध में नीतीश सरकार के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि नारेबाजी भी की। हत्या पर बिहार सरकार ने दावा किया है कि जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। विपक्ष नीतीश सरकार से पूछ रहा है कि क्या यही सुशासन है? हालात अच्छे नहीं है। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? सवाल हुआ तो जवाब में बीजेपी नेता ने कह डाला, ट्रंप के शूटर का जो हाल हुआ वैसा हाल अपराधियों का होगा। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है। और ऐसे यात्रीगण जिनका रेलवे टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और वो ट्रेन से यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। दरअसल भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर कड़े नियम तैयार किए हैं। वेटिंग टिकट लेकर अब रिजर्व कोच में यात्रा नहीं की जा सकती। पहले ऐसे यात्री भी स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते थे जिनका विंडो टिकट कंफर्म नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने वालों को टीटी ट्रेन से उतार देगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। रेलवे ने इस नियम का पालन करवाने के लिए टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रेलवे का कहना है
कि ये नियम पुराना है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं होता था, लेकिन अब रेलवे इसका सख्ती से पालन करवाएगी। रेलवे का कहना है कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि बिना कंफर्म टिकट के भी यात्री रिजर्व कोच में घुसने लगते हैं और उन यात्रियों को असुविधा होती है जिनके पास कंफर्म टिकट होता था। बढ़ते हैं आगे। विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेडकर को अकेडमी ने वापस बुला लिया है। इस बीच दिव्यांगता के तहत फायदा लेने के लिए लगाए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि पूजा खेडकर ने आईएएस बनने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था वो फर्जी है। इसे लेकर अब पुणे पुलिस भी जांच में जुट गई है। दिव्यांगों के संगठन ने भी पुणे के डिविजनल कमिश्नर को इस मामले में जांच को लेकर लेटर लिखा है, जिसके बाद जिस अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बना था उससे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आरोपों पर पहली बार आईएएस पूजा खेडकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और जांच कमेटी के सामने जवाब देने की बात कही। ये जो टेक्निकल चीजें हैं जो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी एस्टैब्लिश की और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है वो डेफिनेटली गिव। वहीं सोमवार देर रात वाशिम में पुलिस टीम आईएएस पूजा के घर पहुंची और उनसे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो आईएएस पूजा ने ही पुलिस टीम को अपने घर बुलाया था और उन पर जो भी आरोप लग रहे हैं उसे लेकर उन्होंने पुलिस को कुछ सबूत भी दिए हैं। हालांकि पुलिस और आईएएस पूजा के बीच बंद कमरे में क्या बात हुई, इस पर रहस्य बरकरार है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुई हत्या को लेकर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिसने भी सुना वो दंग रह गया। पकड़े गए बदमाशों की माने तो टारगेट कोई और था। खुलासे के मुताबिक दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जिसे मारने की सुपारी ली गई थी उसकी जगह किसी और को मार दिया गया। इसे गैंग वॉर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें लड़ाई छेनू गैंग और हाशिम बाबा गैंग का नाम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हाशिम बाबा ने छेनू गैंग से दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपने लड़कों को जीटीबी अस्पताल में वसीम को मारने भेजा था, लेकिन हाशिम बाबा के गुर्गों ने वसीम की जगह इलाज करा रहे रियाजुद्दीन नाम के मरीज को मार दिया। जो अभी रिवील हुआ वो हाशिम बाबा गैंग से है। तो ये जो जिसको मारने के लिए भेजा गया था उस आदमी ने पहले वो भी उस पर 22 केस है। जेल के दौरान हाशिम बाबा के किसी आदमी को ब्लेड लगाने का आपस में उनकी दुश्मनी थी, जिसका बदला लेने के लिए सब उन्होंने किया। दिल्ली पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों फैज और फरहान को जब गिरफ्तार किया तो पूरा मामला सामने आया। इस वारदात में दिल्ली में उभर रहे नए गैंगस्टर हाशिम बाबा को लेकर भी खुलासा हुआ है कि उसकी गैंग में शूटर्स की एक बड़ी फौज है और वो तेजी से दिल्ली का नया डॉन बनने की फिराक में जुटा है। हाशिम बाबा की दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर में गिनती होती है। साल 2007 में इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। पहले इसने गैंगस्टर अब्दुल नारिस गैंग को ज्वाइन किया और इस दौरान नामी गैंगस्टर कासिम पर गोलियां चलाईं। हाशिम ने दाऊद इब्राहिम बनने की चाहत में बड़े क्राइम किए हैं। हाशिम पर दिल्ली में मर्डर और रंगदारी के कई मामले भी दर्ज हैं। इसका मुख्य काम व्यापारियों को धमकाना और उनसे वसूली करना है। हाशिम बाबा का असली नाम आसिम है और वो एक्टर संजय दत्त का बड़ा फैन है। इसने बाबा शब्द संजू बाबा की वजह से जोड़ा। फिलहाल हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में बंद है। अस्पताल में लोग डॉक्टर से इलाज करने जाते हैं, लेकिन बिहार के सुपौल से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। वहां अस्पताल परिसर में इलाज के लिए डॉक्टर के बदले तांत्रिक झाड़ फूंक करता दिखाई दिया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में एक नहीं बल्कि 3 तांत्रिक को इलाज के लिए बुलाया, जिन्होंने घंटों तक झाड़ फूंक का नाटक किया। इतना ही नहीं, इस नाटक को देखने के लिए अस्पताल में दर्जनों लोग मौजूद रहे। तांत्रिकों के इस ड्रामे में अस्पताल प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा और किसी ने भी इस अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। वहीं झाड़ फूंक खत्म होने के बाद दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद दोनों का सही तरीके से इलाज हुआ। फिलहाल दोनों मरीज खतरे से बाहर हैं। दरअसल सांप ने 2 लोगों को काट लिया था, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही झाड़ फूंक के चक्कर में फंस गए। यूपी की झांसी में एक अनोखा मामला सामने आया। वहां एक फायरिंग के आरोपी को जेल से बाहर आने के लिए जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। आरोपी को फूलों की मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया, जैसे ये आरोपी जेल से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके आया हो। भीड़ में मौजूद लोगों ने आरोपी के समर्थन में नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, आरोपी के जेल से बाहर आने पर झांसी कानपुर हाईवे पर गाड़ियों का जुलूस भी निकाला गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा। वहीं आरोपी का नाम रिंकू राजपूत बताया गया। देखिए कैसे कार के ऊपर बैठकर आरोपी युवक ने रैली निकाली,
जिस तरह से रिंकू राजपूत का स्वागत किया गया और सड़कों पर काफिला निकाला गया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दें, जिस युवक का जेल से बाहर आने पर ऐसा स्वागत किया गया, उस पर 7 अप्रैल 2023 को फायरिंग करने के आरोप हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के टीचरों की कांवड़ यात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी खोया पाया केंद्र में लगी है। चूंकि हरिद्वार के सबसे पास मुजफ्फरनगर ही पड़ता है और मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए मुजफ्फरनगर के हर चौक चौराहों पर टीचर तैनात रहकर कांवड़ियों की मदद करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक है, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी शिफ्ट में शिक्षकों की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। हालांकि कांवड़ यात्रा में ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षक खासे नाराज हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये खोया पाया केंद्र में तो शिक्षक का क्या काम है? अब ये तो अफसर ही बता पाएंगे ना, आप मेरे से क्या सवाल करेंगे। टीचरों की ड्यूटी खोया कांवड़ यात्रा में लगाए जाने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव के एक कंपोजिट सरकारी स्कूल में 325 के करीब छात्र हैं, लेकिन स्कूल के 4 टीचरों की ड्यूटी लगने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। किस टीचर की ड्यूटी लगी है? मैथ वाले जी। तो अगर वो सर नहीं आएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा असर पड़ता है? जी, पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में हमारी टीम ने मुजफ्फरनगर के एडीएम नरेंद्र बहादुर से बात की, लेकिन उन्होंने इस बात से ही इनकार किया कि टीचरों की कांवड़ यात्रा में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि शिक्षक खुद खोया पाया केंद्र पर ड्यूटी करते हुए पाए गए। कोई हम लोग सरकारी स्कूल के टीचर हम लोगों ने ड्यूटी पे नहीं लगाए हैं। और अब सोने की खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही देश भर में गोल्ड रेट एक हो सकता है, यानी सारे देश में सोना एक ही कीमत पर मिलेगा। वन नेशन वन रेट केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित योजना है, जिस पर जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने सहमति दे दी और अब काउंसिल ये पॉलिसी लागू करेगी, जिसके लिए देश के प्रमुख ज्वेलर्स में भी सहमति बन चुकी है और सितंबर की बैठक में जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। ऐसे में सोने चांदी का रेट तय करने के लिए सरकार नेशनल बुलियन एक्सचेंज बना सकती है। ये योजना ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी और इससे ज्वेलर्स मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे और इससे देश में सोने की कीमत में कमी आना भी संभव है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बाबा केदार का मंदिर बनाए जाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाले का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे के घर से निकलने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात की और दावा किया कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। उन्होंने इस मामले में अब तक जांच शुरू न होने पर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता? इस दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर बनाने पर विरोध जताया। जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है, तो आप दिल्ली में कहां से ला के रख दोगे केदार को? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज से जुड़े एक किले पर अतिक्रमण को लेकर 2 समुदायों में तनाव हो गया। दरअसल विशालगढ़ किले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिससे किले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश की जा रही है। वहीं आरोप लगा है कि प्राचीन किले में दरगाह के नाम पर धर्म विशेष के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से विशालगढ़ पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया और फिर अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन पर पथराव कर दिया। मुंबई में एक बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब यात्रियों से भरी बस आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर जा रही थी। ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बस गहरी खाई में गिर गई और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। सभी घायलों को एमजीएम
और पनवेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केन्या में एक सीरियल किलर गिरफ्तार किया गया है जिसने अपनी पत्नी समेत 42 महिलाओं की हत्या की। केन्या में सीरियल किलिंग का ऐसा मामला कभी सामने नहीं आया, जिसमें एक शख्स ने एक एक करके 42 महिलाओं की हत्या की और इतने वक्त तक नहीं पकड़ा गया। इस शख्स के बारे में पुलिस को उस वक्त सुराग लगा जब नैरोबी के एक खदान से अचानक कई शव बरामद हुए। आरोपी कॉलिंस जुमेसी की उम्र 33 साल है और उसने 42 महिलाओं की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जांच अधिकारियों ने इस शख्स को एक मनोरोगी बताया जिसने लालच देकर महिलाओं को बुलाया और उनकी जान ले ली। जुमेसी के घर से वो छुरी भी मिली जिससे वो महिलाओं की हत्या करता है। साइको सीरियल किलर जुमेसी के घर से रबर के दस्ताने, सेलोटेप के रोल और नायलॉन की बोरियां भी मिली जिनका इस्तेमाल शवों को ठिकाने लगाने में किया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का अटैक तेज हो गया है। नए हमलों में रूस ने यूक्रेनी सेना की हवाई ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना की मिसाइलों ने यूक्रेन के मिग-29 फाइटर और 36 अटैक ड्रोन को भी रूसी सेना ने मार गिराया। अमेरिका से यूक्रेन को मिले और रूस के लिए मुसीबत बने हिमर्स रॉकेट का अटैक भी रूसी सेनाओं ने नाकाम किया। हिमर्स के 5 रॉकेट लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नष्ट कर दिए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी होवित्जर तोप, टैंक, बख्तरबंद सैन्य वाहन, हथियारों और गोला बारूद के भंडार और रडार सिस्टम को भी बड़ी संख्या में नष्ट करने का दावा किया। इस वक्त रूस और यूक्रेन की सेनाओं में पोक्रोवस्क में भयंकर युद्ध चल रहा है। वॉर फ्रंट में यूक्रेन और रूस की सेनाएं 69 जगहों पर आमने सामने युद्ध कर रही हैं। इस वक्त यूक्रेन पश्चिमी देशों से रूस के आक्रमण से निपटने के लिए और ज्यादा हथियारों की सप्लाई का आग्रह कर रहा है। दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग राजनीति में सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद से भारतीयों का कनेक्शन जुड़ रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी भारतीय मूल की हैं। जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा को अपना आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं। उषा के माता पिता भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। उषा भी अमेरिका के सैन डिएगो में पली बढ़ी हैं। उषा अपने पति की प्रेरणा है और अमेरिका में वकालत करती हैं। तो वहीं जो बाइडेन ने भी भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनाया। इस बार भी बाइडेन की जीत पर कमला उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं। भारी बारिश और बाढ़ की मार कई देश झेल रहे हैं। वहीं मेक्सिको में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीर मेक्सिको के जेलिस्को की बताई गई है, जहां लोगों के घर, दुकान और रेस्टोरेंट हर जगह पानी ही पानी नजर आया। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। बारिश से सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति बन गई। पानी के तेज बहाव में लोगों की गाड़ियां बहती दिखी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में गाड़ियां बहती चली गई। ऐसी ही तस्वीरें मेक्सिको के बाकी इलाकों से भी आई, जहां बाढ़ की वजह से लोगों की गाड़ियां फंस गईं। अचानक आए इस सैलाब से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा तुर्की में भी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तुर्की के कारामन की इन तस्वीर में आपको कुदरत का कहर नजर आएगा और इस इलाके में पानी ही पानी दिखाई देगा। वहीं ऐसे हालात कारामन के कई इलाकों में बन गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा इलाका कुदरत के कहर के आगे थम सा गया है। जगह जगह पानी में गाड़ियां फंस गई हैं, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। वहीं कुछ लोग खुद ही पानी को निकालने की कोशिश करते भी नजर आए। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच तनाव फिर बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल में तबाही मच गई। दरअसल हिजबुल्लाह आतंकियों ने उत्तरी इजराइल में एक के बाद एक 50 मिसाइलें दाग दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में इजराइल की ओर से कई रॉकेट जाते दिखाई दिए। हिजबुल्लाह आतंकियों ने यह हमला इजराइल के किरियात शमोना में किया है, जिससे शहर में तबाही मच गई। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। वहीं इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस ने 5 से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया और कुछ हद तक हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि इस हमले में इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस भीषण हमले का जवाब दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया। सेना ने हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी इजरायली सेना ने जारी किया। वीडियो में हिजबुल्लाह का एक आतंकी हमले से बचने के लिए एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने की ओर भागता दिखाई दिया।
जिसके बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दोनों ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें दोनों तबाह हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया, जिसका ड्रोन वीडियो भी सामने आया। इजरायल के इस हमले में कई हिजबुल्लाह आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और रिजर्वेशन को लेकर बांग्लादेश से आज एक अलग ही तस्वीर सामने आई। वहां आरक्षण की मांग को लेकर ढाका में जमकर बवाल हुआ। दरअसल रिजर्वेशन को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं छात्र भी पुलिसकर्मियों पर पथराव करते नजर आए। वहीं छात्रों और पुलिसकर्मियों की इस झड़प में 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरक्षण को लेकर भेदभाव हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिकों के परिवार को मिले कोटा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में इस समय 50% आरक्षण में से 30% उन लोगों के परिवारों के लिए आरक्षित हैं जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल थे। Z News.